हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफोर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन लास्ट लेक्चर में, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज करेंगे जिसकी आपकी वेटेज जो है वो ज़्यादा रहती है और आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी आपकी एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ज़्यादा रहती है। ठीक है, इजी चैप्टर्स हैं, बस आपने जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा बस आपने वैसे ही चीज़ों को समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, तो जो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो अगर आप मैथ्स को, ठीक है, मैथ्स का अगर कोई भी जैसे चैप्टर है, अगर आप उसको खुद से कंपेयर करके पढ़ोगे, ठीक है, खुद से रिलेट करके पढ़ोगे, तो वो जो कंसेप्ट है वो आपका और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, देखो हर किसी को पता है इंटरेस्ट क्या होता है, हर एक पर्सन का अकाउंट होता है बैंक में, है ना। तो आपने कई बार देखा होगा कि यार आपने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, एक साल बाद वो 10,000 कुछ रुपए हो गए। तो वो जो एक्स्ट्रा रुपीज आता है वो क्या होता है कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ठीक है, तो इन चीजों से, यानी कि आप लाइव एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करो। अब मान लो आपने लोन लेना है बैंक से, बैंक ने आपको 1 लाख रुपए लोन लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, वो लोन ईएमआईज में पे करना है ना, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। बट बैंक ने आपको बोला कि हम आपको इस 1 लाख रुपए में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट आपसे लेंगे, कि मतलब जब आप वो 1 लाख रुपए वापिस करोगे, 1 लाख का आपने 1,10,000 रुपए रिटर्न किया बैंक को, तो वो जो 10,000 रुपए है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट जो आपने बैंक को पे किया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये आपका बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें देखो समझने की बात क्या होती है कि आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल सम। ये क्या होता है आपका, जो आपका इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, कि सपोज करो आपने 10,000 रुपए लिया या फिर 10,000 रुपए किसी को एज ए लोन दिया, तो वो क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, अब देखो कोई ऐसा तो है नहीं, अब मानो यार दोस्ती में बंदा ऐसे दे भी देता है कि चल तू ले ले 10,000 रुपये ले ले, 6 महीने बाद दे देना या महीने बाद दे देना। बट जब आप एक प्रॉपर उस चीज़ को करते हो, यानी कि बैंक में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो, है ना, तो आपने अगर किसी को बैंक में लोन दिया या फिर आपने पैसा जो डिपॉजिट करवाया है, तो उस पर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, या फिर बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपके सेविंग अकाउंट पे, है ना। वो क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर। ठीक है, कि कुछ परसेंट जो है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब देखो आपकी ये जो आपने मान लो लोन लिया है या फिर आपने किसी को मनी दिया है, तो आप कुछ उसको टाइम पीरियड भी देते हो कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल। अगर बैंक से आपने लोन लिया तो आपको ऑप्शंस होते हैं कि आपने ये लोन कितने सालों में जो है वो पे बैक करना है। तो आप 1 साल में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो, 3 साल में कर सकते हो। तो वो चीज क्या होती है आपके पास, टाइम। ठीक है, इन सब से मिला के आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो, इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। अब ये एसआई किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कैलकुलेट करते हो, सिंपल इंटरेस्ट। सपोज करो आपने बैंक से 10,000 रुपए लोन लिया। ठीक है, बैंक से आपने कितना 10,000 रुपीज लोन लिया। ठीक है, बैंक ने बोला कि हम जो ये लोन है आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देंगे। ठीक है, मतलब 10,000 रुपये आपने 10% एक्स्ट्रा बैंक को देना है। ठीक है, आपको बैंक ने बोला कि ठीक है आप 1 साल तक इस लोन को पे कर सकते हो। ठीक है, कि 10,000 तो आपको एकदम मिल गए, बट आप 1 साल में जो वो इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे कर सकते हो। ठीक है, और ये 10% जो है वो आपका पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको बोला है ये अब 10,000 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जो आपका इनिशियल अमाउंट है, यानी कि 10,000
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 1/100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000। तो मतलब आपने बैंक को 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिया 10,000 रुपए पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट जब आपने वापिस करा बैंक को तो वो कितना करा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका इनिशियल अमाउंट है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने बैंक को दिया, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000, सिंपल इंटरेस्ट 1000, टोटल कितना हो गया 11,000। मतलब आपने बैंक से 10,000 रुपए लिए थे, बट बैंक को आपने कितने रिटर्न किए 11,000। वो जो 1000 है वो क्या है आपका इंटरेस्ट जो आपने बैंक को पे किया। क्लियर ये कंसेप्ट, ठीक है। यस एवरीबॉडी, क्लियर, ओके। अब देखो इस पर आपके डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट तो आपका यही है, क्वेश्चन की वैरायटीज चेंज हो जाती हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उन क्वेश्चंस का जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्चुअल मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, चलें आगे। अब देखो आपके पास, अब कई बार जो होता है ना, जैसे ये तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा पर एनम के हिसाब से, है ना, लेकिन आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी आ जाता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट भी आ सकता है ना। उस केस में क्या होगा, आपका जो टाइम होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज करो आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ठीक है। बट जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है वो किस पे हो रही है, हाफ ईयरली वाइज हो रही है, मतलब 6-6 महीने के गैप में हो रही है। और आपको बोला कि टाइम आपका 2 साल है, कि 2 ईयर्स में आपने कोई भी एक पर्टिकुलर लोन है वो आपने वापिस करना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, बट आपका जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली में हो रहा है, मतलब हर 6 महीने के गैप में हो रहा है। उस केस में आपने क्या करना है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको एनम के हिसाब से दिया है, तो आपने क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब 2 साल दिए हैं और 6-6 महीने के गैप में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 2 साल में कितने ऐसे वो बन जाएंगे, आपके स्लॉट्स बन जाएंगे। तो 1 साल में आपके 12 महीने, तो 6-6 महीने 2, तो मतलब आपने जो पे किया वो 4 हाफ ईयर्स में पे करा। आपके पास टाइम कितना आ गया 4 हाफ ईयर्स, मतलब 2 साल तो पूरे हैं, है ना। 2 साल मतलब 6 महीने, तो कितने हो गए ये 4 ईयर्स, मतलब 4 हाफ ईयर्स, और 2 जो है वो आपके कंप्लीट ईयर है। अब ये कब करोगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली में कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपको ईयरली बोला है तब तो आप एज इट इज यही टर्म्स लोगे, बट आपको अगर हाफ ईयरली में बोला है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना आपने, अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका हाफ ईयरली का ही है ये, तब आपने एज इट इज यही रहने देना। लेकिन आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और सिंपल इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली में कैलकुलेट हो रहा है, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वार्टरली का आ सकता है कि आपको सेम डाटा दिया है बट आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, कि आपको बोला है क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है कि जैसे 3 महीने के 4 क्वार्टर हैं, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दोगे और यहां पे आप देख लोगे कि कितने क्वार्टर्स बन जाएंगे, 1 साल में 4 हैं, 2 साल में 8 हो जाएंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन वेरी करते हैं यहां से, गॉट इट, ठीक है। अब आते हैं इसकी कुछ टाइप्स, ठीक है, कि किस तरह के आपके और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस आपके खुद से ही रिलेट होंगे, आप जब उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ मेरे से ही रिलेट कर रहा है। जैसे कि आपको बोल दिया
कि आप जब पैदा हुए आपके घर वालों ने आपके नाम की एक एफडी बना ली, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जिसपे कुछ पी अमाउंट आपके घर वालों ने डिपॉजिट करवाया। आप जब बड़े हुए, ठीक है, तो आपने देखा कि यार मेरे घर वालों ने इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया था और अब ये इतना अमाउंट हो चुका है मेरे अकाउंट में इतने साल में, मतलब आपके पैदा होने से लेकर अभी आप जितने हो इतने सालों में इतना अमाउंट हो चुका है। तो आपके घर वालों ने पूछा कि बताओ, बड़े आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो बताओ बैंक ने उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको इस फिक्स डिपॉजिट पे। तो अगर आपको आता हो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन समझा ना, क्वेश्चन का आप बैकग्राउंड समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो एक्चुअल में आपके साथ है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि इन चीज़ों को, जो कंसेप्ट है, इसको अगर आप खुद से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी होगा, है ना। अब इसके अलावा भी और कैसे आ सकता है कि आपने देखा कि यार अभी आप 20 साल के हो मान लो, ठीक है, आपने देखा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। आपने जब 30 साल के हुए तो आपने देखा कि आपका जो पैसा वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, है ना। या फिर आपको बोल सकते हैं कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था कि ये इतने साल में डबल हो गया, है ना। तो वो सब कुछ आप ही से ही रिलेट कर रहा है, जो कंसेप्ट है वो आपसे ही रिलेट कर रहा है ना। अब ऐसे ही अगर हम एक कंसेप्ट समझें कि आपको बोला है कि एक सम ऑफ मनी है, ठीक है, एक सम ऑफ मनी मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है इन 20 ईयर। मतलब क्या है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको नहीं पता कितना है, ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, यू डोंट नो कि वो प्रिंसिपल अमाउंट की पी की वैल्यू क्या है। आपको सिर्फ इतना बोला है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 20 साल में 4 टाइम्स हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। आपको बोला है कि अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट 20 साल में, ठीक है, सॉरी मैंने 2 लिखा है, 20 है, 20 ईयर्स में 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो पी की वैल्यू भी नहीं दी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें इसको। अगर पी दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते, तो कोई बात नहीं दिया है, तब क्या हो गया, आप पी को पी मान लो, पी को पी मान लो, जरूरी थोड़ी है ना। पी को आपने पी मान लिया या पी को आप 1000 मान लो, 1 लाख मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी, लेकिन आपको क्या बोला है कि यही अमाउंट, ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 4 टाइम्स हो रहा है 20 ईयर्स में। मतलब अब टोटल अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 20 ईयर, 4p, p है 4p है। यहां से देखो आपके प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया है, टोटल अमाउंट भी दिया है आफ्टर 20 ईयर्स का। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पता है टोटल अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 4p माइनस p दैट इज इक्वल टू 3p। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 3p, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है p, टाइम की वैल्यू कितनी है 20, r निकल जाएगा कैसे, SI इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3p और p इंटू आर इंटू टी कितना है 20 बाय 100, ठीक है। अब क्या होगा, p से p कैंसिल। अब यहां पे आप इजीली r की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 100 बाय 20, ठीक है, 5, तो 3 5 ज़ा 15, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको बैंक ने 15%, ठीक है। इस तरह से आपने, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप डायरेक्ट r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक आपको तभी समझ आएगी जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज ये तो रटने वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आप रटने वाली बात हो जाएगी, है ना, कि आप रट रहे हो चीज़ों को। तो वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझा देता हूँ, बट आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए,
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, R इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1/t%। तो n क्या है आपका, कितने टाइम्स हो रहा है, मतलब 4 है तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, t कितना है 20। तो यहां से आप डायरेक्ट r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है। और इसके अलावा और कैसे आ सकता है आपका देखिए, इसके अलावा और कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, देखो उसको भी आप खुद से रिलेट करो, बाहर हमने जाना ही नहीं है, बाहर जाने का कोई फायदा ही नहीं है ना, आपने खुद में रहना है, खुद से ही चीज़ों को रिलेट करना है। आप क्या सोच सकते हो इसके अलावा कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? देखो क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि मान लो आपने कोई सम ऑफ मनी, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, डिपॉजिट करवाया, ये कुछ अमाउंट है आपके पास, ठीक है। अब वो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जैसे मैंने आप पहले भी डिस्कस करा कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो n टाइम्स हो रहा है इन t1 ईयर। मतलब कि मान लो आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और बैंक ने आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, और वो अमाउंट 10 साल में डबल हो रहा है, ठीक है, मतलब t1 ईयर में वो डबल हो रहा है। आपसे पूछ लिया कि बताओ 20 साल में वो कितने टाइम्स हो जाएगा, मतलब अगर वो n टाइम्स इन t1 ईयर है, n1 टाइम्स इन t1 ईयर है, तो n2 टाइम्स इन t2 ईयर। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, या तो आपसे t1 t2 में से कोई एक वैल्यू पूछी जा सकती है, या फिर आपसे n1 n2 के, ठीक है, तो या तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या आ सकता है, t1 t2 में से कोई एक वैल्यू या n1 n2 में से कोई एक वैल्यू, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो आप सिंपल इसको लॉन्ग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आपको मान लो t2 कैलकुलेट करने के लिए आए, तो t2 इज इक्वल्स टू n2 माइनस 1/n1 - 1 इंटू t1, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया आपका। तो इस रिलेशन से आप जो है देखो t1 t2 n1 n2 किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, ठीक है, कि आपको बोला कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक सर्टेन टाइम में, मान लो कि आप हो और आपका एक दोस्त है, ये सपोज करो आप ही हो, ठीक है, आपको बोला कि मान लो आप ही हो, ठीक है, और एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक सर्टेन टाइम पे आपने मान लो बैंक में पैसे जमा करवाए, एक प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाया, वो एक सर्टेन टाइम है, टाइम कॉमन है अब, ठीक है। अब वो जब n टाइम्स हो रहा है, मतलब यही पैसा n टाइम्स जो है वो आपका हो रहा है, यानी कि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। कब हो रहा है, जब R1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सेम टाइम में, लेकिन वो n2 टाइम्स हो रहा है जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। अब यहां से क्या आ सकता है, आपको R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, इनमें से कोई एक, या फिर n1 और n2 में से कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। सेम है, देखो वहां पे t था, यहां पे r कर देना आपने, तो R1 या R2 इज इक्वल टू n2 - 1/n1 - 1 इंटू R1। तो इस फॉर्मूला से आपने क्या कैलकुलेट करना है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। इसको आप कंसेप्चुअल मेथड से भी कर सकते हो कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को P एज्यूम कर लो, जैसे हमने पिछला वाला किया था, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आगे चल के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा और सोचो कि और आप कैसे रिलेट कर सकते हो खुद को। जैसे बैंक से ही लगा लो हिसाब कि बैंक में काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना, तो उस चीज़ से आप कैसे अब बाकी रिलेट करोगे।
जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम है, ठीक है, कोई मान लो एक पी अमाउंट है और एक टाइम टी टाइम में, टी ईयर्स में, ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम है इन टी ईयर्स, ठीक है, वो आपके पास A1 अमाउंट बनता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1% है, और सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल अमाउंट सेम टाइम पे A2 बन जाता है एट R2%। इसका आप बड़ा अच्छा आप खुद से एक रिलेट करने वाला एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो आपके पास एक बैंक है HDFC, दूसरा है SBI। देखो बैंक पे ध्यान ना दो, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है कि कहीं आप कल को मेरे को बोल दे कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे थे, HDFC तो ज़्यादा देता है इंटरेस्ट, SBI कम देता है, SBI ज़्यादा देता है, HDFC कम देता है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये एग्जांपल लिया है। मान लो दो बैंक हैं, दोनों बैंक में आपने सेम प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाया, ठीक है, मान लो HDFC में भी आपने 10,000 रुपये जमा करवाए और SBI में भी आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। दोनों को सेम टाइम बाद जब आपने देखा, सेम टाइम यानी कि मान लो 5 साल में जब आपने देखा, इसको भी और इसको भी 5 साल बाद जब देखा, तो इस पर जो था, जो इस वाले पे 10,000 के बजाय अब आपके पास 15,000 रुपये हैं और इस पर 14,000 रुपये हैं। देखो प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, टाइम सेम था, अमाउंट चेंज हो गया कि एक में अमाउंट 15,000 बन रहा है 5 साल बाद, एक में 14,000 बन रहा है। तो मतलब क्या है कि क्या अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि आपको अगर सपोज करो ये 10% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, तो ये बताओ कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया इसने कि आपका 14,000 रुपीज बना है। क्लियर है कंसेप्ट। अब वो कैलकुलेट कैसे करना है आपने, देखो आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप टी भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कि बाकी तो आपके पास देखो इक्वेशन जब बन जाएगी तो आप कोई भी चीज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पी कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, P इज इक्वल्स टू A2R1 माइनस A1R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब यहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगर मान लो आपको R1 R2 दोनों की वैल्यू दी है और A1 A2 में से कोई एक वैल्यू दी है और प्रिंसिपल की वैल्यू भी गिवन है, तब भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो A1 या A2 की, या आपको सारी वैल्यू दी है और R1 R2 में से कोई एक वैल्यू नहीं दी है, तब भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब रिलेशन बन गया, अब आपको जो वैल्यू नहीं दी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअल मेथड से भी कर सकते हो, है ना। कंसेप्चुअल मेथड में क्या होगा, जो भी आपको अमाउंट दिया है उनको आपस में सॉल्व करोगे, है ना, और आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, तो एक आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, जिस जैसे कि जो सी वैल्यू मिस होगी वो आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे अभी हम। वैसे ही अगर आपको टी कैलकुलेट करना है तो टी की वैल्यू क्या आएगी, A1 माइनस A2 अपॉन A2R1 और A1R2, ठीक है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टी। क्लियर। अब चलो इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, आपको लगे एक सर्टेन सम है, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन सम इन अ सर्टेन टाइम बिकम्स ₹500, मतलब A1 कितना दिया है 500 रुपए, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में वो 500 रुपए बन रहा है एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। और सेम सम वो अमाउंट हो रहा है
200 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है 2% पर एनम, ठीक है, इन द सेम ड्यूरेशन। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड टी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला जो पीछे लिखवाए थे वो आपके शॉर्ट फॉर्मूला थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको कंसेप्चुअल मेथड से ही करना है तो क्या करोगे? हाँ जी, तब आप क्या करोगे? आपको A1 और A2 दिया है, आपको पता है A इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। वैसे एक यहां पे बन जाएगा, फर्स्ट वाला केस, एक सेकंड वाला केस, ठीक है। तो आपने क्या करा, सेम सम में देखो, दोनों में सम सेम है, मतलब इसका भी इनिशियल अमाउंट P है, इसका भी इनिशियल अमाउंट P है, गॉट इट। आपने क्या करा, A1 माइनस A2 कर दिया, A1 माइनस A2 कर दिया, रिलेशन बना लिया ना, A1 माइनस A2 कर दिया, मतलब A1 क्या है, P प्लस P इंटू R1 इंटू T बाय 100 माइनस P प्लस P इंटू R2 इंटू T बाय 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला है ना कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस। अब देखो क्या क्या वैल्यू, A1 आपका 500 माइनस 200 इज इक्वल टू, अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे P और P कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, P इंटू R1 इंटू T बाय 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T बाय 100, ठीक है। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अब एलसीएम सेम है, तो एलसीएम आपका सेम आ जाएगा, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब ये 500 माइनस 200 300, अब P तो सेम है, R1 कितना 8, तो 8 PT माइनस 2 PT बाय 100, ठीक है। तो 8 माइनस 2 कितना बन गया 6, तो ये बन जाएगा 6 P इंटू टी बाय 100। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, PT की, PT की वैल्यू निकाल लो, 300 इंटू 100 बाय 6, तो PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000। अब देखो PT की वैल्यू कितनी आ गई 5000। अब ये PT की वैल्यू कहीं पे भी डाल दो। अब मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस क्या आ जाएगा आपका, P इंटू R1 इंटू T बाय 100, ठीक है। अब यहां पे P इंटू टी, P इंटू टी की वैल्यू कितनी है, P इंटू टी की वैल्यू कितनी है 5000, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 इंटू, अब इसका R1 यानी कि 8 बाय 100, इसको सॉल्व कर लो, 8 5 40, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 400। अब सिंपल इंटरेस्ट इसका 400 आ गया और इसका अमाउंट कितना दिए 500, तो आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI, तो अमाउंट अगर 500 दिया है, SI आपको 400 दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 500 माइनस 400 100, तो मतलब P की वैल्यू निकल गई आपकी 100, P की वैल्यू 100 निकलेगी, तो वो P की वैल्यू 100 आप यहां पे पुट कर सकते हो और किसकी वैल्यू आ जाएगी टाइम की। तो इस तरह से आप कंसेप्चुअल मेथड, देखो कैलकुलेशन है, इक्वेशन तो देखो यहीं पे बन गई, यहां पे इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी, बस यही कंसेप्ट था, उसके बाद तो सारी कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको बेसिक आना ही चाहिए, है ना। क्लियर, डन है यहां तक, चलो चलो चलते हैं आगे, ठीक है।
अब देखो इसके बाद आपके पास और क्या आता है कि सपोज करो कि आपके पास जैसे कुछ अमाउंट है ना, आपके पास कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है। लेट अस सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है ठीक है, 1 लाख रुपीज है। आपके 2-3 दोस्त हैं, सपोज करो 3 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त ने बोला यार भाई मुझे 25,000 की ज़रूरत है, दूसरे ने बोला भाई मुझे 40,000 की ज़रूरत है, तीसरे ने बोला कि भाई मुझे भी 25-30 हज़ार की ज़रूरत है ना। मतलब आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने अपने दोस्तों को या छोटे भाई बहनों को आपने ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मतलब क्या करोगे कि 1 लाख रुपीज़ आपके पास एक प्रॉपर इनिशियल अमाउंट, एक सम है। आपने क्या करना है, आपने क्या करा कि 1 लाख का 1/4 पार्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ज्यादा खास दोस्त है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जो थोड़ा सा दूर बार का है उसको थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो मतलब कि आपको बोला कि 1 लाख रुपए है, 1/4 एक को दे दिया एट अ गिवन, मान लो इसको 10% पर एनम के साथ, ठीक है। दूसरा फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड को आपने 1/3 पार्ट दे दिया एट 15% पर एनम। जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, उसको आपने 20% पर एनम के हिसाब से, है ना। तो मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने किसी दोस्त को देना है, किसी फ्रेंड को अपने वो 1 लाख रुपए मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है 2-3 दोस्तों में। तो आपने करा कि इतना पार्ट 1 लाख का इतना पार्ट एक को दे दिया, इतना पार्ट दूसरे को दे दिया, इतना जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो तीसरे दोस्त को दे दिया। तीनों के लिए क्या रखा आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रख दिया, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि या तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि तीनों का मिला के आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। अदरवाइज आपके पास क्या आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इनिशियल अमाउंट कितना था, ठीक है, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कि जैसे अगर हम इसको सपोज करें, आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने इस प्रिंसिपल का 1/x पार्ट एट रेट ऑफ R1% एक को दिया, सेकंड वाला 1/y पार्ट एट R2% दूसरे को दिया, और 1/z पार्ट एट R3% थर्ड फ्रेंड को दे दिया आपने, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि 1/z अगर इसकी वैल्यू नहीं दी है, मान लो आपके पास x की भी दी है, y की भी दी है, z की नहीं दी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये तीनों मिला के किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इन दो की वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, z की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो जो रिमेनिंग पार्ट है। ये तो सभी को बेसिक पता होता है, ठीक है। अब आता है इसका मेन फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या आता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R1/x प्लस R2/y प्लस R3/z। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, जो आपको वैल्यू गिवन नहीं है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्चुअल मेथड से क्या करोगे, सभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग करोगे और सभी को ऐड कर दोगे इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कंसेप्चुअल मेथड से कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3। तो पहले 1 का निकाला, सेकंड का निकाला, थर्ड का निकाला, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, गॉट इट। टाइम आपका सेम ही रहेगा, है ना, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो आपने ऐसे करना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है ये, क्लियर। अब देखो जो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी कराई है, कंसेप्ट भी बताए हैं, इन्हीं से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डू सम प्रैक्टिस, ठीक है, एट योर होम। आपने घर में थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं,
जैसे कि अगर मैंने एक टाइप का क्वेश्चन कराया तो आपने मिलते जुलते 5-6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एज इट इज ऐसा आएगा, ये तो कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको कैसा भी आ सकता है। जैसे कल हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था तो मैंने उसमें क्या बताया था, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि कंसेप्ट तो वही है, बस एक क्वेश्चन में आपसे इनकम पूछी है, दूसरे में मान लो एक्सपेंडिचर पूछ सकता है ना। तो कंसेप्ट यहां पे भी यही है, बस किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि P की वैल्यू निकालो, किसी में बोलेगा A की वैल्यू निकालो, किसी में A की वैल्यू गिवन होगी, बोलेगा इंटरेस्ट बताओ कितना आया, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, है ना। क्लियर। अब देखो लास्ट जो आपका बचता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो आता है इंस्टॉलमेंट्स। ये भी तो आपसे रिलेटेड है ना। अब हमने पूरे लेक्चर में बात करी कि आप किसी को लोन दे रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, लेकिन जब आप उसको पे करोगे तो एकदम तो करोगे नहीं, ईएमआईज में करोगे, इंस्टॉलमेंट्स में करोगे। अब वही इंस्टॉलमेंट्स यहां पे है कि इंस्टॉलमेंट्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू x प्लस x इंटू आर इंटू 1/100, ठीक है, प्लस x प्लस x इंटू R2 इंटू 2/100 अप टू सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या है कि अगर आपको बोला कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करना था, 3 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तब आपने इसको यहीं तक ही लिखना है। अगर आपको बोला कि 4 इंस्टॉलमेंट में करना है तो आपने क्या करना है, प्लस x इंटू आर इंटू 3/100, ठीक है। r सेम भी हो सकता है, वैसे सेम ही होगा, ठीक है, तो r की वैल्यू आपने सेम ही लिखनी है, ठीक है। तो अगर आपको बोला कि आपने 5 इंस्टॉलमेंट में देना तो प्लस एक और ये वाली वैल्यू लिख देनी है। अब इसमें a क्या है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब जो आपको गिवन होगा, मान लो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, लेकिन टोटल अमाउंट तो कुछ और होगा ना, जो आपका पूरा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बनेगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बनेगा। तो टोटल अमाउंट क्या होता है, इस a की वैल्यू क्या होगी, इस a की वैल्यू क्या होगी, P प्लस SI, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। यहां से आपका टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब जो आपने EMI देनी है वो तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी ना। अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है और बैंक ने वो 4-5 साल का आपका लोन जो है वो 1,20,000 कर दिया, कि मतलब टोटल अमाउंट आपका 1,20,000 बनता है इंटरेस्ट को लगा के। अब वो आपने क्या करना है, वो 1,20,000 को आपने EMI में पे करना है, ना कि 1 लाख को। 1 लाख तो आपका इनिशियल सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी तो लग रहा है, तो टोटल अमाउंट कुछ बन रहा है ना, वो ये टोटल अमाउंट बन रहा है। तो आपने इस टोटल अमाउंट पे, आपने इस टोटल अमाउंट को जो है वो EMI में, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है। अब वो इंस्टॉलमेंट क्या है, x, मतलब आपने किसकी वैल्यू करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x क्या है आपका इंस्टॉलमेंट, कि कितना आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू करनी है। आपको a भी गिवन होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा, आपको ये भी बोला होगा कि कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है आपने, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 7 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, है ना। तो उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। आपने सिर्फ इतना करना है कि जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो हमने डिस्कस करे हैं अभी, आपने सिर्फ इसके थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो ट्राई करने हैं घर पे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट उसमें, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल योर सिंपल इंटरेस्ट। किसी का कोई डाउट है प्लीज लेट अस नो, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।